दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अंग, ऊतक, कोशिका या डीएनए? तो सही उत्तर है दोस्तों कोशिका। दोस्तों देखिए, कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थीं, लेकिन जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो याद रखिएगा, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान शॉर्ट में कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों, जंतुओं और पादपों का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है और शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। दोस्तों कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें देखिए आप मिला सकते हैं सही सही। केंद्रक की खोज, तो इसमें केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। जीव द्रव्य की खोज दोस्तों, ये देखिए डुजार्डिन के द्वारा की गई। जीव द्रव्य का नामकरण, ये पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था और राइबोसोम की खोज दोस्तों जी.ई. पैलेट के द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। और कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कोशिका की खोज आप जानते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। केंद्रक की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। जीव द्रव्य की खोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डुजार्डिन के द्वारा की गई थी, जबकि इसका नामकरण पुरकिंजे द्वारा किया गया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। दोस्तों गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की और इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। माइटोकांड्रिया की खोज, जिसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, रिचर्ड अल्टमान के द्वारा किया गया। राइबोसोम जी.ई. पैलेट के द्वारा, लाइसोसोम सी.डी. डुवे के द्वारा और क्रोमेटिन की खोज दोस्तों फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु यानी वायरस। दोस्तों विषाणु यानी वायरस प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते हैं। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर रहकर स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। तो याद रखिएगा, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में या मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो उत्तर है दोस्तों शुक्राणु। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या पादप कोशिकाएं? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों ये प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि हैं, ये न्यूक्लियाइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। तो प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती है, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रक कला और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। तो याद रखिएगा, पूर्ण विकसित कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हरित लवक, माइटोकांडिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका या राइबोसोम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हरित लवक। दोस्तों हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिनको कहा जाता है, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। दोस्तों हरित लवक में जो पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है पादपों में, मानव में, शैवालों में या जीवाणुओं में। तो सही उत्तर है दोस्तों मानव में जो है कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वाल नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित एक पारगम्य आवरण होता है जो कोशिका के चारों ओर स्थिर होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल और जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं जैसे मानव और अन्य जंतुओं में और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है किसको? तो दोस्तों जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते भी होंगे दोस्तों। माइटोकांडिया। माइटोकांडिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों, सूत्र, छड़ और गोलक के रूप में पाया जाता है। दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी अणु माइटोकांडिया में ही बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकांडिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम या गाल्जिकाय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइसोसोम को। देखिए कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। ये घटना आत्मलयन यानी ऑटोलिसिस कहलाती है और इसके कारण कोशिका नष्ट हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है किसको? देखिए रसधानियों को, राइबोसोम को, गाल्जिकाय को या सेंट्रोसोम को। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइबोसोम को। ये दोस्तों राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है और विस्तार में अगर जो आप देखें तो राइबोसोम लगभग गोलाकार सघन सूक्ष्म कण होते हैं जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़े होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है यकृत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या मांसपेशीय कोशिकाएं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों ये स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया और केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं और कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। तो याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन है गाल्जिकाय, लाइसोसोम, तारककाय या माइटोकांड्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकांड्रिया में। दोस्तों डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु और पादप कोशिकाओं के केंद्रक और माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये पादपों शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका में केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो सही उत्तर है गुणसूत्र दोस्तों क्रोमैटिन धागों या क्रोमैटिन थ्रेड का जो है इनका परिवर्तित रूप है। क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे मोटे हो जाते हैं। और दोस्तों क्रोमैटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है। और गुणसूत्र दोस्तों न्यूक्लियक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होते हैं और डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए और बी दोनों से? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से। दोस्तों कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होती है। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परत है जो लचीली होती है। इसका लचीलापन कोशिका को बाह्य पर्यावरण से भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है और कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परत, बाहरी परत, आंतरिक परत और मध्य परत से मिलकर होता है। इनमें से बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है तिल्ली में। दोस्तों लिम्फोसाइट सेल या लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि हैं और यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग होता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं प्रमुख कोशिकीय संरचनाएं और उनके कार्यों के बारे में। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका ये दोस्तों कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार यानी आंतरिक कोशिकीय परिवहन करता है। माइटोकांड्रिया तो कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल और ऊर्जा निर्माण यानी कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल ये माइटोकांड्रिया है। गाल्जी उपकरण दोस्तों विभिन्न पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका से बाहर निष्कासन में सहायता करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ये दोस्तों मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय भूमिका हरित लवक की होती है। अवर्णी लवक ये खाद्य संग्रहण में सहायक होते हैं। वर्णी लवक ये फलों, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इसके अलावा केंद्रक दोस्तों कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और गुणसूत्र ये जीववाहक और कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अब आइए आगे दोस्तों देखते हैं सूक्ष्म जैविकी और इनसे संबंधित रोगों के बारे में। पहला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं जीवाणु की खोज दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को सूक्ष्म जैविकी का पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन एक कोशिकीय जीव होते हैं जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? आपको बताना है। साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसीज? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम। दोस्तों तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं किससे? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या आवृत बीजियों से? तो सही उत्तर है दोस्तों एंटीबायोटिक्स अधिकतर कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसा पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है और अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स ये कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों धान में मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबीना।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनाबीना। दोस्तों एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशीतन किस प्रकार से खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन में सहायता करता है? आपको बताना है प्रशीतन। तो दोस्तों प्रशीतन जो है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन की दर को कम या धीमा कर देता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रशीतन से उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे और खाने योग्य बने रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दोस्तों दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन कहलाती है और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है और लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है और यही लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है विषाणुओं की खोज इवानोवस्की द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वर्ष 1892 में तंबाकू में मोजैक रोग के कारण की खोज करते हुए रूसी जीव वैज्ञानिक दमित्रियो इवानोवस्की ने पहले विषाणु की खोज की थी और विषाणु अत्यंत सूक्ष्म परजीवी और अकोशिकीय जीव हैं जिन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणुओं से सुमेलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए, गलसुआ जो है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, ए का चौथा हो जाएगा। रेबीज लीजा वायरस के द्वारा होता है और खसरा जो है वो मिसल्स वायरस के द्वारा, चेचक वेरियोला मेजर के द्वारा। तो आप देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 4, 1, 3 और 2 आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? हैजा विब्रियो कॉलेरी सही सुमेलित है। काली खांसी बैसिलस पर्टूसिस सही सुमेलित है। मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस। दोस्तों कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस से नहीं बल्कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से नामक जीवाणु से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अन्य जो ऑप्शंस हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। कुष्ठ रोग जिसको हैंसेन रोग कहा जाता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इससे त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं और आंखें आदि प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है क्या? देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम ये आपका सही सुमेलित है। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेलिस सही सुमेलित है। अमीबी पेचिस ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और निद्रा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस। तो दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि निद्रा रोग या अफ्रीकन निद्रा रोग ये ट्राइकोमोनास ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। और दोस्तों इस रोग में जो व्यक्ति होता है इसको तीव्र ज्वर, सिर दर्द, खुजली आदि की समस्याएं होती हैं और उसे लंबे समय तक नींद आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो सही उत्तर है बुचेरियाई बैंक्राफ्टाई। ये बुचेरियाई बैंक्राफ्टाई ये एक सूत्रकृमि है दोस्तों, थ्रेडवर्म होता है, इसके कारण होता है और इस रोग के वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर होते हैं। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लसिका वाहिनियों और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और फाइलेरिया को हाथी पांव, फील पांव आदि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा फाइलेरिया नामक रोग दोस्तों ये बुचेरेरिया ब्रैंकाप्टाई नामक सूत्रकृमि से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर है ये एक प्रकार का विषाणु होता है दोस्तों। इसको खुरपका और मुंहपका रोग कहते हैं। ये संक्रामक विषाणु जनित रोग होता है और ये उन पशुओं में होता है जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बीज नामक रोग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? सूक्ष्म कीट, जीवाणु, विषाणु या कवक से? तो सही उत्तर है सूक्ष्म कीटों से। दोस्तों खाज अथवा इसके बीज एक सूक्ष्म कीट सरकोप्टेस स्केबी के कारण होता है। यह एक 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा संघ का सूक्ष्म कीट है। इसके बीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि और आविष्कारक सुमेलित नहीं है? पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही सुमेलित हैं। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग सही सुमेलित है। दोस्तों ये देखिए, पोलियो का टीका जोनास साल्क सही सुमेलित है। और इन्फ्लुएंजा का टीका मारिस हिलमैन सही सुमेलित नहीं है। इन्फ्लुएंजा का टीका दोस्तों देखिए जोनास साल्क और थॉमस फ्रांसिस ने एक साथ बनाया था, उनको संयुक्त रूप से बनाया था। और अन्य जैसे पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक एडवर्ड जेनर, पोलियो जोनास साल्क, ये सभी सुमेलित हैं। दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु जनित श्वसन संबंधी संक्रमण है जो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, परसुसिस और दोस्तों टिटनेस। तो डीपीटी ये दोस्तों डीपीटी रोहिणी यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और कुकुर खांसी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है जीवाणु जनित रोग हैं तीनों, और जिसके कारक जो होते हैं, डिप्थीरिया का कारक कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु, काली खांसी का हीमोफिलस पर्टुसिस और टिटनेस का कारण क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।